चुनौती भरपूर मंजिल है दूर। नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज। कोविड-19 की दूसरी लहर से चित हुई सरकार अब अपनी टीकाकरण की रणनीति को नया जामा पहना रही है। उसे उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक वह देश की 90 करोड़ वयस्क आबादी को टीका लगवा देगी। आखिर कितना यथापरथक है उसका यह लक्ष्य? क्या यह मुमकिन हो पाएगा? जब खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, महामारी के संकट से घिरा देश अहम चौराहे पर खड़ा था। अच्छी बात यह थी कि दूसरी लहर साफ तौर पर उतार पर थी और कोविड-19 के संक्रमण के नए मामले रोज 4 लाख के शिखर से उतरकर 1 जून को 1 लाख से नीचे आ गए थे। हालांकि तब भी वह पहली लहर के शिखर से ज्यादा ही थे। इसका मतलब था कि खतरा अभी बरकरार था और खुलने की प्रक्रिया धीरे धीरे ही चलनी थी। खराब बात यह थी कि बहुत सावधानी से तैयार किया गया कोविड टीकाकरण अभियान आत्मघाती अराजकता में फंस जाने के खतरे से घिरा था। केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल को टीके की जिस उदार व्यवस्था का ऐलान किया था और जिसमें राज्यों को 18 से 44 साल के लोगों को टीके लगाने के लिए खुद वैक्सीन खरीदने और कीमत तय करने की छूट दी थी, वह नाकाम हो रही थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे विवेकहीन और मनमाना करार देते हुए केंद्र से इसे वापस लेने के लिए कहा था। केंद्र और राज्यों के बीच दोषारोपण का खेल तीखा होने के साथ खुराकों की कमी की वजह से टीका लगने में अप्रैल के मुकाबले मई में खासी कमी आई। केंद्र डींगे हाँकता रहा कि टीके लगाने की कुल तादाद के मामले में भारत सबसे अव्वल 3 देशों में है और केवल चीन तथा अमेरिका ही उससे आगे है। मगर हकीकत यह थी कि टीका अभियान के 136 दिन बाद भी 1 जून को महज 4.1 करोड़ या देश की आबादी के 3% से भी कम लोगों को टीके की दोनों खुराकें लगी थी। दूसरी लहर को खराब ढंग से संभालने के लिए भी मोदी सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी। राज्य सरकारों को भी बख्शा नहीं गया, खासकर जब बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों में कोविड के गंभीर मरीजों के इलाज की बेहद जरूरी सुविधाएं ध्वस्त हो गई। मेडिकल ऑक्सीजन की जानलेवा कमी ने आग में घी का काम किया और मौतों की तादाद को पहली लहर के मुकाबले दोगुने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। शमशानों के बाहर मृतकों की अंत्येष्टि के लिए लगी लंबी कतारों ने लोगों के गुस्से और आक्रोश में इजाफा ही किया। जाहिर था कि महामारी से निपटने की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की क्षमता में उनका भरोसा नहीं बचा था। बदतर यह कि दूसरी से शायद ज्यादा विनाशकारी तीसरी लहर का खतरा साफ दिखाई दे रहा था। वह भी तब जब हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद टीके नहीं लगने के कारण असुरक्षित थी। मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू किया, दीवार पर लिखी इबारत साफ थी, इससे पहले कि हालत पूरी तरह नियंत्रण से बाहर चले जाए, टीके लगाने की रणनीति में अदबीज सुधार की जरूरत थी। कई राज्यों ने यह मांग जरूर की थी कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाकर उसमें कम आयु वाले समूहों को भी शामिल किया और टीकों की खरीद को विकेंद्रीकृत करने, उन्हें निर्माता से सीधे खरीदने की इजाजत दी जाए। मगर पहले के महीनों में टीके खरीदने के अपने अनुभव को देखते हुए केंद्र ने यह मांग मानकर गलती की थी। लिहाजा मोदी ने जरूरत का फायदा उठाया और ऐलान किया कि अब केंद्र ही टीकों की पूरी खरीद करेगा, जो कि वो पहले से ही कर रहा था, और इसके अलावा 18 से 44 आयु समूह के लिए भी मुफ्त टीके मुहैया करेगा, उसी तरह जैसे वह 45 साल और उससे ऊपर के आयु समूह के लिए कर रहा था। धर्म ग्रंथों से उद्बुद्ध करते हुए मोदी ने कहा, विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मिशन इम्पॉसिबल? क्वेश्चन मार्क। भारत के टीका अभियान में अभी बहुत कुछ जीतना बाकी है। केंद्र ने 31 दिसंबर तक देश की 94 करोड़ वयस्क आबादी को टीके लगाने का लक्ष्य का ऐलान किया है। मतलब कि
जून से दिसंबर तक 90 करोड़ लोगों को यानी रोज 84 लाख लोगों को टीके लगाने होंगे, जो मौजूदा रफ्तार से 3 गुने है। इस रफ्तार से अमेरिका की पूरी 30 करोड़ आबादी को टीके लगाने में 71 दिन लगेंगे। अमेरिका ने अपना टीका कार्यक्रम 14 दिसंबर को शुरू किया और रोज 10 लाख से कुछ कम लोगों को टीके लगाने की रफ्तार से 8 जून तक 14.3 करोड़ लोग यानी कि 42.4% आबादी को टीके लगाए थे। दिसंबर तक 90 करोड़ वयस्क भारतीयों को टीके लगाना वाकई पहाड़ गिराने जैसा काम है। केंद्र सरकार को न केवल 2 अरब के करीब टीके खरीदने होंगे, बल्कि लक्ष्य पूरा करने की खातिर इतनी बड़ी आबादी को टीके लगाने के लिए उसे देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को चाक चौबंद करना होगा। सरकार के एक बड़े अफसर कहते हैं कि यह T20 मैच की तरह है, जिसमें अगर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम हर ओवर में जरूरी रन नहीं बनाती है तो जरूरी रनों की दर बढ़ती जाती है। इसीलिए अगर किसी भी महीने टीके लगाने का अभियान किसी भी वजह से सुस्त पड़ता है, जैसा कि मई में हुआ, तो रोज टीके लगाने की जरूरी तादाद बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में क्या भारत का टीका अभियान नामुमकिन लक्ष्य है? प्रश्नार्थ। देश में टीकों की खरीद और वितरण की देखरेख कर रहे शीर्ष निकाय नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद के पॉल को यह लक्ष्य हासिल करने का पूरा भरोसा है। वे कहते हैं यह मिशन मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए जरूरी टीकों की जितनी खुराकें चाहिए वे हम हासिल कर पाए हैं और टीके लगाने की रोजाना क्षमता को 3 गुना बढ़ाने के लिए साजो सामान जुटा रहे हैं, जिनमें ग्रामीण इलाके भी शामिल है। डॉक्टर पॉल का भरोसा और जोश बेवजह नहीं है। भारत मई में जितनी नाजुक हालात में था और टीकों की जैसी जबरदस्त कमी थी, उसके मुकाबले NEGVSC बीते 2 महीनों में कड़ी मेहनत करके टीकों की उपलब्धता को ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां देश की कुछ तसल्ली महसूस कर रहा है। जून जुलाई के लिए टीकों की 28 करोड़ खुराकें खरीदी जा चुकी है। सरकार ने अपनी इस आलोचना पर ध्यान दिया। लगता है कि वह 16 जनवरी को टीका अभियान शुरू करने से पहले पर्याप्त टीकों का ऑर्डर देने में नाकाम रही, जैसा कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप ने किया था। बाद में टीकों की कमी हुई तो उसके लिए यह भूल जिम्मेदार थी। मोदी के ऐलान के 1 दिन बाद सरकार ने अहम कदम उठाते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक और भारत बायोटेक लिमिटेड को कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया और दोनों को 30% अग्रिम भुगतान कर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि इससे इस नुक्ताचीनी का समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन केंद्र अग्रिम ऑर्डर नहीं देकर कंजूसी और घरेलू मैन्युफैक्चर को हतोत्साहित कर रहा था। ये खुराकें अगस्त से मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस साल के अंत तक कोविशील्ड के 25 करोड़ और कोवैक्सीन की 20 करोड़ अतिरिक्त खुराकों का ऑर्डर भी देगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्बीवैक्स की 30 करोड़ खुराकें खरीदने के लिए परिपाटी से हटकर 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल इस वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और अमेरिका स्थित बैलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने इसका विकास किया है। भारत के केंद्रीय औषधि मानक संगठन या CDSCO ने अप्रैल के मध्य में बायोलॉजिकल को विषय विशेषज्ञ समिति के अधीन तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी थी। इससे पहले पिछले चरणों के परीक्षण कामयाबी के साथ हो चुके थे। तीसरे चरण के ये परीक्षण भारत भर में 15 स्थलों पर 18 से 80 साल के बीच 1268 स्वस्थ लोगों पर किए जाने हैं। बाद में कहीं ज्यादा व्यापक तीसरे चरण के वैश्विक परीक्षणों की योजना है। इसी बीच उम्मीद की जा रही है कि सरकार रूस की स्पुतनिक V की करीब 15 करोड़ खुराकें खरीदेगी। भारत में रूसी वैक्सीन की पहली 25 करोड़ खुराकों के विपणन और वितरण के पूरे अधिकार डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के पास है। इस वैक्सीन की मिल्कियत रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के पास है और उससे साल में 85 करोड़ से ज्यादा खुराकें बनाने के लिए भारत के ग्लैंड फार्मा
25.2 करोड़ खुराक, स्टेरॉइड्स आर्कोलैब्स टेलिस को 20 करोड़ खुराक, रचोबाय को 20 करोड़ खुराक, पेनिसिया बायोटेक और हेटेरो ड्रग्स को हर एक 10 करोड़ खुराक के साथ मैन्युफैक्चरिंग के समझौते किए हैं। हाल में एसआईआई को भी भारत में स्पुतनिक वी बनाने की इजाजत मिली है। इन सारे सौदों के साथ केंद्र सरकार ने अगले 7 महीने में 1.62 अरब खुराकों की सप्लाई का भरोसा हासिल किया है, जो देश की पूरी वयस्क आबादी को टीके लगाने के लिए काफी है। अब नई वैक्सीनों की आहट भी सुनाई दे रही है। इस बीच मोदी सरकार ने कुछ नई वैक्सीन की खरीद पर भी काम शुरू कर दिया है, ताकि तयशुदा खरीद में कोई देरी या कमी हो तो उसकी भरपाई की जा सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत के टीके लगाने के मंसूबों में एक बड़ी गड़बड़ी यह रही है कि देश में विकसित पहले स्वदेशी कोविड टीके कोवैक्सीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं किया या बढ़ाया नहीं जा सका। भारत बायोटेक के विकसित और निर्मित कोवैक्सीन के 16 जनवरी से अब तक केवल 2.07 करोड़ यानी कि महीने में औसतन 54 लाख इंजेक्शन ही दिए गए जा सके हैं। हालांकि कंपनी का दावा है कि उसने मार्च से अब तक 6 करोड़ टीके बनाए हैं। इस गफलत की वजह से भारत बायोटेक को सफाई देनी पड़ी कि उसकी वैक्सीन के लिए उत्पादन की शुरुआत से टीके लगाने के लिए वितरण तक 4 महीनों का वक्त चाहिए। मतलब कि इस साल मार्च में कोवैक्सीन की जिस खेप का उत्पादन शुरू हुआ था, वह इस महीने आपूर्ति के लिए तैयार हो पाएगी। कंपनी अतिरिक्त मांग पूरी करने को हैदराबाद और बेंगलुरु में उत्पादन सुविधा भी बढ़ा रही है। क्योंकि कोवैक्सीन भारत सरकार के सहयोग से विकसित की गई है, इसीलिए केंद्र ने उत्पादन बढ़ाने के लिए इसे बनाने का काम सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों यानी कि IIL और हैफकाइन इंस्टीट्यूट और भारत इम्यूनोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा है, मगर इसके नतीजे तत्काल नहीं मिलने वाले। महाराष्ट्र सरकार की मिल्कियत वाली हैफकाइन इंस्टीट्यूट साल में कोवैक्सीन की 22.8 करोड़ खुराकें बनाना चाहती है। राज्य सरकार का कहना है कि उसे कोवैक्सीन बनाने के लिए बेहद जरूरी BSL-3 जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 8 महीने का वक्त चाहिए। उम्मीद है कि IIL और BIBCOL दोनों मिलकर हर माह 1 से 1.5 करोड़ खुराकें बनाएंगे, जिसकी शुरुआत अगस्त या सितंबर में होगी। अच्छी खबर यह है कि भारत में बनाई जा रही कई नई वैक्सीन ने बहुत अच्छी संभावनाएं दिखाई है और वे भारत की टीके की खोज में जरूरी सहारा दे सकती है। सबसे उत्साहजनक घटनाओं में से एक अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला की मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन है। ये 3 खुराकों वाली DNA वैक्सीन है और इसके अंतिम चरण के परीक्षणों का डेटा और उसके 7 अगस्त में लॉन्च करने की योजना जल्द ही औषधि नियामक को सौंप दी जाएगी। जायडस की योजना महीने में 1 करोड़ खुराकों के साथ शुरू करने के बाद के महीनों में अपनी क्षमता 2 गुनी बढ़ाने की है। भारत सरकार का गणित यह है कि दिसंबर से पहले उसे इसकी 5 करोड़ खुराकें मिलेगी। तो ग्रुप के चेयरमैन पंकज पटेल कहते हैं कि क्योंकि यह DNA वैक्सीन है, इसीलिए इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाना आसान है और यह वायरस के म्यूटेशन का बड़ी हद तक प्रतिकार कर सकती है। 12 से 17 साल के बीच के किशोरों पर भी इसके परीक्षण हो रहे हैं। इसकी एक अनूठी खूबी है, इसे सुई से लगाने की जरूरत नहीं है। यह खास तरकीब से त्वचा के नीचे इंजेक्ट की जाती है। अगली वैक्सीन SII और अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवैक्सन की प्रोटीन आधारित कोवैक्स है। इसके तीसरे चरण के परीक्षण जल्द शुरू होने हैं और इसे सितंबर में लॉन्च करने की योजना है। यूरोप में इसके तीसरे चरण के परीक्षण हो चुके हैं। तो SII के मालिक और CEO अदर पूनावाला कहते हैं कि कोविड वायरस के चुका अफ्रीकी और ब्रिटिश रूपों के खिलाफ इसके परीक्षण हुए हैं और इसका कुल असर 89% है। फर्म की योजना भारत में साल में करीब 75 करोड़ खुराक बनाने की है और जोखिम के साथ परीक्षण उत्पादन शुरू हुए हैं। उत्पादन के पहले साल में भारत इस वैक्सीन की 20 करोड़ खुराकें पाने की उम्मीद कर रहा है। भारत सरकार के पैसों से चलने वाला एक और वैक्सीन प्रोजेक्ट पुणे स्थित एमक्योर फार्मास्यूटिकल की सहयोगी बायोटेक कंपनी जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल का प्रोजेक्ट है। यह भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन
पर काम कर रहा है। इसके पहले चरण के परीक्षण चल रहे हैं जो 2 महीने में पूरे होंगे। दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में और 2 महीने लगेंगे। उम्मीद है कि वैक्सीन इसी साल लॉन्च होगी। सरकार को उम्मीद है कि जेनोवा इस साल उसे 6 करोड़ खुराकें उपलब्ध करवाएगी। इसकी कामयाबी के आधार पर सरकार ने वैक्सीन के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इतना ही उत्साहजनक बीबीएल की इंट्रालोज या नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन बीबीवी 154 है। इसके पहले दौर के नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। ये गेम चेंजर होगी क्योंकि यह संक्रमण की जगह पर प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है और वायरस के संक्रमण और फैलाव दोनों को रोक सकती है। बीबीएल के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एला कहते हैं कि मैं आसानी से 1 अरब खुराकें बना सकता हूं क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन आसान है। सरकार का मंसूबा इस साल इस नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें खरीदने का है। अब देखते हैं तो बड़ी फार्मा कंपनियों से भी बातचीत हुई है। केंद्र सिर्फ विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से भी बात कर रहा है। इनमें फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन भी है जो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में कोविड वैक्सीन की कामयाबी के साथ लॉन्च कर चुकी है। उम्मीद है कि वैक्सीन के आयात में तेजी होगी, खासकर अब जब भारत के औषधि महानियंत्रक ने पिछले हफ्ते कोविड-19 वैक्सीन के आयात के नियमों में और ढील दे दी है। औषधि नियामक ने मंजूरी के बाद अनिवार्य ब्रीजिंग या सीमित नैदानिक परीक्षणों और आयातित वैक्सीनों की हर एक खेप की हिमाचल प्रदेश में कसौली स्थित भारत की केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से जांच करवाने से छूट दी है। नवी दवाई और टीकों के जरिए पहले के नियम कहते थे कि जो दवाई और टीके देश से बाहर तीसरे चरण के अध्ययन पूरे कर चुके हैं उन्हें भारत की आबादी पर ब्रीजिंग या सीमित नैदानिक परीक्षण करने होंगे ताकि यह जाना जा सके कि भारतीय मूल के लोगों पर वह टीका कितना कारगर है। देश में कोविड-19 वैक्सीन की भारी कमी को देखते हुए इस अनिवार्यता को विदेशी वैक्सीनों को भारत लाने में बड़ी बाधा और देरी की वजह के तौर पर देखा जा रहा है। डीसीजीआई ने 15 अप्रैल को एनईजीवीएससी की सिफारिश के मुताबिक इन नियमों में कुछ हद तक ढील दी थी। उनसे उन कोविड-19 वैक्सीनों को इजाजत दी थी जिनमें अमेरिका एफडीए, ईएमए, ब्रिटेन की एमएचआरए, जापान की पीएमडीए या डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन उपयोग सूची में दर्ज दूसरी नियामक एजेंसियां सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सिप्ला और वॉकहार्ड सरीकी कंपनियां मॉडर्ना और फाइजर जैसी अपनी समकक्ष कंपनियों से उनकी वैक्सीन भारत में आयात और मैन्युफैक्चर करने के लिए बात कर रही है। J&J भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठजोड़ क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के तहत अपनी सिंगल शॉट वैक्सीन की 1 अरब से ज्यादा खुराकें भारत में बनाने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल 2022 के अंत तक एशियाई देशों में किया जाएगा। बायोलॉजिकल J&J वैक्सीन की सालाना करीब 60 करोड़ खुराकें ठेके पर बनाने पर विचार कर रही है, पर उसने अब तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की योजनाओं का खुलासा नहीं किया है। केंद्र मानता है कि इन तमाम उपायों के साथ वैक्सीन के मोर्चे पर उसे कामयाबी मिलेगी। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्र कहते हैं कि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना चुनौती भरा काम है, न केवल पैमाने और रफ्तार के लिहाज से बल्कि बहुत सारी सप्लाई चेन और स्थानीय बाध्यताओं के बीच दक्षता के साथ अंतिम छोर तक पहुंच पक्की करने के लिहाज से भी। हमें स्वीकार करना होगा कि कोविड के टीके आपातकालीन उपयोग के अधिकार के तहत लगाए जा रहे हैं और यह पूरा काम पोलियो सरीखे नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों के मुकाबले कई ज्यादा पेचीदा है। हम उत्पादन बढ़ाने और विविधता लाने और दूसरी जगहों पर स्वीकृत नई वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए कई रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस साल के आखिर तक सभी वयस्कों को टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और ऐसा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं कि टीका लगवाने की हिचक को भी दूर करना होगा। टीके की आपूर्ति की अड़चनों को दूर कर दिया गया है। असली समस्या 31 दिसंबर की समय सीमा को पूरा करने की होगी, क्योंकि इसके लिए टीकाकरण अभी के 27 लाख रोज से बढ़ाकर 80 लाख रोज तक ले जाना होगा। निसंदेह यह बहुत बड़ी चुनौती है जो लोगों में
टीके लगवाने को लेकर झिझक को देखते हुए कहीं बड़ी होती जा रही है। मोदी ने भाषण में कहा कि 2012 तक बच्चों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में लगभग 60% आबादी ही कवर होती थी। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद कवरेज को 90% तक बढ़ाया गया। अब केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पक्का करना है कि कम से कम 90% वयस्क आबादी का टीकाकरण हो। यह संभवित तीसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करेगा। यह पीड़ितों में बीमारी की गंभीरता को भी कम करेगा और इस तरह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर बोझ को घटाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के 2 तरीके हैं। खराब तरीका यह है कि आबादी को बीमारी हो जाए और उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण हो जाए। श्रेष्ठ तरीका यह है कि एक व्यवस्थित व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से आबादी में प्रतिरक्षा शक्ति निर्मित की जाए। NEGVSC के डॉक्टर पोल का मानना है कि चुनाव करवाने और UIP के अनुभव को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक को निष्पादित करने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में है। वे कहते हैं कि राज्य सरकारों ने बहुत भरोसे के साथ कहा है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। टीकाकरण के मौजूदा दौर में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश पहले ही दिखा चुका है कि यह रोज 18 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर सकता है और मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने भी ऐसे ही क्षमताएं दिखाई है। टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशाल ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सशक्त करना होगा। इसमें लगभग 700 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा 10 लाख आशा कार्यकर्ता और 3 लाख ANM शामिल है। जैसा कि मिशिगन विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान की प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी कहती है कि जरूरत पड़ने पर हमें सीधे लोगों के घरों तक जाकर टीके लगाने चाहिए ताकि उन्हें टीके पाने के लिए धक्का मुक्की और संघर्ष न करना पड़े। पोल इससे सहमत है और कहते हैं कि टीके को लेकर लोगों की झिझक दूर करने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। इसमें देशभक्ति के वैसे ही जज्बे की जरूरत होगी जो युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। राज्यों के लिए टीकों की खरीद और वितरण में पारदर्शिता भी उतनी ही अहम है। केंद्र ने आबादी और आयु समूह के आधार पर राज्यों से टीकों के वितरण के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। इसमें टीके का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। मुखर्जी का कहना है कि टीकाकरण के लिए अनुरोध दर्ज करने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए ताकि जो लोग तकनीक के इस्तेमाल से सहज नहीं है वे इससे वंचित न रह जाए। निजी क्षेत्र अब इस काम के लिए आगे बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने मई में निजी वैक्सीन बाजार खोल दिया, लेकिन मुख्य रूप से वैक्सीन की कमी और छोटे तथा मध्यम श्रेणी के अस्पतालों की निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत करने में अक्षमता के कारण यह गति नहीं पकड़ पाया है। इसे टीकाकरण में शामिल निजी अस्पतालों की संख्या 7000 से घटकर लगभग 2000 रह गई है। कुल मिलाकर टीकाकरण में निजी क्षेत्र का हिस्सा 23% रहा और यह महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र उस गति को बरकरार रखे। उद्योग जगत को भी इसके लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक और भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन कहते हैं कि टीके की खरीद का 25% निजी क्षेत्र के लिए बनाए रखने से उद्योग टीकाकरण अभियान में योगदान कर सकेंगे और अपने श्रमिकों को लक्षित कर सकेंगे। तीसरी लहर को दूसरी लहर जैसा विनाशकारी होने से बचाने में टीकाकरण अभियान अहम साबित होगा। सो इसे गति देने और यह पक्का करने की जरूरत है कि अगली लहर के दस्तक देने से पहले अधिक से अधिक लोगों को टीके लग जाए। मुखर्जी कहती है कि दूसरी लहर के थम जाने से हमें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खुश और संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने के अलावा टीके जैसे निवारक उपायों की दिशा में कड़ी मेहनत करनी होगी। ये चेतावनी दिल्ली में क्रमिक अनलॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद फिर से उमड़ी भारी भीड़ के बाद आई है। एक अधिकारी कहते हैं वायरस समाप्त नहीं हुआ है, यह अभी भी अति संवेदनशील लोगों की तलाश में है और एक
और उछाल का कारण भी बन सकता है। दूसरी लहर ने यह भी सिखाया कि अगर शुरुआत में केवल कुछ राज्य ही प्रभावित होते हैं तो भी यह आसानी से देश के बाकी हिस्सों में फैल जाता है। इसीलिए हमें न केवल पूर्व चेतावनी प्रणाली की दरकार है, बल्कि राज्यों को भी क्रमिक लॉकडाउन उपायों को अपनाने की जरूरत है। जांच और संक्रमित मिले लोगों की ट्रैकिंग तथा उन्हें अलग करना भी उतना ही अहम है। विशेष रूप से ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पक्की करने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। वायरस के विभिन्न वेरिएंट एक चुनौती बने रहेंगे और वे टीकाकरण कार्यक्रमों को कमजोर करने और नए सिरे से संक्रमण के मामलों में उछाल लाने की क्षमता रखते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम वायरस से कैसे निपटेंगे। यानी कि चुनौती भरपूर है, मंजिल दूर है। अब देखना होगा कि ये कैसे होता है। तो अभी ये हमारा स्पेशल रिपोर्ट था, इसमें बस अभी इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।